एजुकेशनल और पेंशन फंड। बुजुर्ग यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों के लिए $15 मिलियन का पेंशन फंड। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। चौथा, ज़रूरी तोहफा जो जून 1905 में दिया गया था, उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट में से 25 ट्रस्टी चुनने की ज़रूरत थी। जब इनमें से 24 शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हार्पर, जो बीमारी की वजह से नहीं थे, ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे घर पर मिलकर मुझे सम्मानित किया, तो मुझे उन लोगों का एक ज़रूरी ग्रुप मिला जो आगे चलकर मेरे और भी करीबी दोस्त बन गए। मिस्टर फ्रैंके। वेंडरलिप ने शुरुआत में बहुत मदद की। उनका वॉशिंगटन का अनुभव सबसे कीमती था। और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर हेनरी एस। प्रिचेट में बरैस की हमें वह ज़रूरी आदमी मिला। ये फंड मेरे बहुत करीब और प्यारा है। मेरी तरह मैं भी जानता हूँ कि बहुत से लोग जल्द ही इसके फ़ायदेमंद बनने वाले हैं, और मुझे भी उनकी कीमत और उनके द्वारा पहले से की गई सर्विस की वैल्यू का यकीन है। सभी प्रोफ़ेशन में टीचिंग का प्रोफ़ेशन शायद सबसे ज़्यादा गलत, हाँ, सबसे सही पेमेंट वाला है, हालाँकि इसे सबसे ऊँचा रैंक मिलना चाहिए। पढ़े-लिखे लोग जो अपनी ज़िंदगी युवाओं को पढ़ाने में लगा देते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। जब मैंने पहली बार कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी के तौर पर अपनी सीट सँभाली, तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि प्रोफ़ेसरों की सैलरी कितनी कम थी, जो आम तौर पर हमारे कुछ क्लर्कों की सैलरी से भी कम थी। इन लोगों के साथ बुढ़ापे के लिए पैसे बचाना नामुमकिन है। इसलिए जिन यूनिवर्सिटी के पास पेंशन फंड नहीं है, उन्हें ऐसे लोगों को रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो अब अपने काम करने के काबिल नहीं हैं या जिनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस फंड के फ़ायदे पर कोई शक नहीं किया जा सकता। बेनिफिशियरी की जो पहली लिस्ट पब्लिश हुई, वह इस पॉइंट पर पक्की थी, जिसमें दुनिया भर में मशहूर कई नाम थे, जिनका इंसानी ज्ञान के भंडार में बहुत बड़ा योगदान था। इनमें से कई बेनिफिशियरी और उनकी विधवाओं ने मुझे बहुत दिल को छूने वाले लेटर लिखे हैं। इन्हें मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे कभी उदासी का दौरा पड़े, तो मुझे पता है कि इसका इलाज इन लेटर को दोबारा पढ़ने में है। मेरे दोस्त डनफर्मलाइन के मिस्टर थॉमस शॉ, अब लॉर्ड शॉ, ने एक इंग्लिश रिव्यू के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें दिखाया गया था कि स्कॉटलैंड में कई गरीब लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए ज़रूरी फ़ीस नहीं दे पा रहे थे। हालांकि कुछ ने ऐसा करने के लिए खुद 1,04,000 पाउंड सालाना रेवेन्यू का आधा हिस्सा काबिल गरीब स्टूडेंट्स की फीस भरने में और दूसरा आधा हिस्सा यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाए। इस फंड स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी के लिए कार्नेगी ट्रस्ट के ट्रस्टियों की पहली मीटिंग 1902 में स्कॉटलैंड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एडिनबर्ग ऑफिस में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बर्ले के लॉर्ड बाल्फोर ने की थी। यह लोगों का एक जाने माने ग्रुप था। प्रधानमंत्री बाल्फोर, सर हेनरी कैंपबेल बैनरमैन, बाद में प्रधानमंत्री जॉन मॉर्ले, अब विस्काउंट मॉर्ले, जेम्स ब्राइस, अब विस्काउंट ब्राइस, अर्ल ऑफ एल्गिन, लॉर्ड रोजबेरी, लॉर्ड रे, मिस्टर शॉ, अब लॉर्ड शॉ, डनफर्म लाइन के डॉ, जॉन रॉस, हर काम करने वाले आदमी, जो अपने साथी इंसान की खुशी या शिक्षा के लिए काम करते हैं, और दूसरे लोग। मैंने समझाया कि मैंने उनसे काम करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि हाल ही में एक कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं स्कॉटिश यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को फंड नहीं दे सकता था। मिस्टर बाल्फोर ने तुरंत कहा, एक पैसा भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। अर्ल ऑफ एल्गिन, जो कमीशन के सदस्य थे, पूरी तरह सहमत थे। प्रस्तावित फंड की डिटेल्स पढ़ी जा रही थी। अर्ल ऑफ एल्गिन एक ऐसे ट्रस्ट को स्वीकार करने के बारे में पक्का नहीं थे जो सख्त और खास न हो। वह जानना चाहते थे कि उनके काम क्या हैं। मैंने ज्यादातर ट्रस्टियों को यह अधिकार दिया था कि वे भलाई के मकसद और फंड इस्तेमाल करने के तरीकों को बदल सकें। अगर वे बाद में यह तय करते हैं कि स्कॉटलैंड में शिक्षा के लिए तय मकसद और तरीके पुराने समय के लिए सही नहीं है या ज़रूरी नहीं है। बर्ले के बालफोर अर्ल से सहमत थे, और प्रधानमंत्री बालफोर भी, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे वसीयत करने वाले के बारे में नहीं सुना जो ऐसी ताकतें देने को तैयार हों। उन्होंने ऐसा करने के सही होने पर सवाल उठाया। ठीक है, मैंने कहा, मिस्टर बालफोर,
मैंने कभी ऐसे लोगों के ग्रुप को नहीं देखा जो आने वाली पीढ़ी के लिए कानून बना सकें। और कुछ मामलों में जो लोग अपनी पीढ़ी के लिए भी कानून बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सफल नहीं माना जाता। वहाँ ज़ोरदार हँसी हुई जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी दिल से शामिल हुए और फिर उन्होंने कहा, "आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले महान दानी हैं, जिन्होंने यह नज़रिया अपनाया है।" मैंने प्रस्ताव दिया था कि बहुमत के पास अधिकार होना चाहिए, लेकिन लॉर्ड बाल्फोर ने 2/3 से कम का सुझाव नहीं दिया। इसे अर्ल ऑफ एल्गिन ने मान लिया और सभी ने मंजूरी दे दी। मुझे पूरा यकीन है कि यह एक समझदारी भरा नियम है, जैसा कि कुछ दिनों बाद साबित होगा। ये मेरे सभी बड़े दानों में शामिल है और मुझे यकीन है कि ये बात भविष्य में कीमती साबित होगी। डनफर्मलाइन के अर्ल ऑफ एल्गिन ने इस ट्रस्ट का चेयरमैन बनने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब मैंने प्रीमियर बाल्फोर से कहा कि मुझे उम्मीद है कि एल्गिन को ये काम करने के लिए मनाया जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत कहा, ग्रेट ब्रिटेन में आपको इससे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता। अब हम सब इस बात से पूरी तरह खुश हैं। सवाल ये है कि हमें उनके बराबर का आदमी कहाँ मिल सकता है? ये एक अजीब इत्तेफाक है कि सिर्फ 4 जिंदा आदमी हैं, जिन्हें बर्गिस बनाया गया है और जिन्हें डनफर्मलाइन की फ्रीडम मिली है और सभी स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के ट्रस्ट से जुड़े हैं। सर हेनरी कैंपबेल बैनरमैन, अर्ल ऑनफेल्गिन, डॉ, जॉन रॉस और मैं। लेकिन आज इस सर्कल में एक महिला है, डनफर्मलाइन की फ्रीडम से इतनी बड़ी इज्जत पाने वाली अकेली महिला, मिसेस कार्नेगी, जिनका शहर के प्रति मेरी तरह ही गहरा लगाव है। 1902 में सेंट एंड्रयूज़ के लॉर्ड रेक्टर के तौर पर मेरा चुनाव मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ज़रूरी घटना साबित हुई। इसने मुझे यूनिवर्सिटी की दुनिया में आने का मौका दिया, जिससे मैं अनजान था। मेरी ज़िंदगी में कुछ ही घटनाओं ने मुझ पर इतना गहरा असर डाला है, जितना फैकल्टी की पहली मीटिंग ने, जब मैं उस पुरानी कुर्सी पर बैठा जिस पर सेंट एंड्रयूज़ की स्थापना के बाद से लगभग 500 सालों में कई जाने-माने लॉर्ड रेक्टर्स लगातार बैठते रहे। मैंने रेक्टोरियल भाषणों का कलेक्शन उस भाषण की तैयारी के तौर पर पढ़ा जो मुझे जल्द ही देना था। उनमें से किसी में भी मुझे जो सबसे खास पैराग्राफ मिला, वह डीन स्टेनली की स्टूडेंट्स को दी गई सलाह थी कि अपनी थियोलॉजी के लिए बर्न्स जाओ। चर्च ये है, सिर्फ अपने रास्ते से डरो। मैंने इसे जिंदगी की शुरुआत में ही अपना मोटो बना लिया था। और दूसरा, नरक का डर जल्लाद के कोड़े जैसा है, ताकि लपेट को ठीक से पकड़ा जा सके। लेकिन जहां तुम्हें लगे कि तुम्हारी इज्जत पकड़ रही है, वही तुम्हारी सीमा हो। सेंट एंड्रयूज के स्टूडेंट्स को जॉन स्टुअर्ट मिल का रेक्टोरियल भाषण जबरदस्त है। साफ है कि वह उन्हें अपना बेस्ट देना चाहते थे। उन्होंने म्यूजिक को हाई लाइफ और शुद्ध और बेहतर एंजॉयमेंट में मदद के तौर पर जो अहमियत दी, वह ध्यान देने लायक है। मेरा अपना अनुभव भी ऐसा ही है। 4 स्कॉटिश यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और उनकी पत्नियों या बेटियों को स्किबो में 1 हफ्ता बिताने का न्योता मिलने से मिसेस कार्नेगी और मुझे बहुत खुशी हुई। पहली मीटिंग में अर्ल ऑफ एल्गिन, ट्रस्ट फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑफ स्कॉटलैंड के चेयरमैन और लॉर्ड बाल्फोर ऑफ बर्ले, सेक्रेटरी फॉर स्कॉटलैंड और लेडी बाल्फोर शामिल हुए। उसके बाद हर साल प्रिंसिपल्स वीक एक आम रिवाज बन गया। वे और हम दोस्त बन गए और इस तरह वे सभी मानते हैं यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छे नतीजे मिले, सहयोग की भावना पैदा हुई। पहली सालाना विजिट के बाद जाते समय प्रिंसिपल लैंग ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल्स को यह सीखने में 500 साल लग गए कि हमारे सेशन कैसे शुरू करें। 1 हफ्ता साथ बिताना ही इसका हल है। 1906 में स्किबो में हुई मीटिंग का एक यादगार नतीजा यह था कि रेडक्लिफ कॉलेज की डीन और बेंजामिन फ्रैंकलिन की पर्रा पोती मिस एग्नेस इरविन ने प्रिंसिपल वाला हफ्ता हमारे साथ बिताया और सभी उनसे बहुत खुश हुए। फ्रैंकलिन को अपनी पहली डॉक्टर की डिग्री सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी से मिली थी, लगभग 150 साल पहले। उनके जन्म की दूसरी शताब्दी फिलाडेल्फिया में बहुत धूमधाम से मनाई गई और सेंट एंड्रयूज ने दुनिया भर की कई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भाषण भेजे। सेंट एंड्रयूज ने भी परपोती को डिग्री भेजी। लॉर्ड रेक्टर के तौर पर मुझे यह डिग्री देने और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए भेजा गया था। यह पहली शाम को एक बड़ी ऑडियंस के सामने किया गया, जहां 200 से ज्यादा भाषण दिए गए।
ऑडियंस बहुत इम्प्रेस हुई, जैसा कि होना भी चाहिए था। सेंट एंड्रयूज़ यूनिवर्सिटी पहली थी परदादा को डिग्री दी। 147 साल बाद परपोते को वही डिग्री दी, और ये रेडक्लिफ कॉलेज के डीन के तौर पर उनकी अपनी काबिलियत की वजह से था। इसे अटलांटिक के पार भेजा ताकि लॉर्ड रेक्टर के हाथों से दिया जा सके, जो पहले ब्रिटिश नागरिक नहीं थे, लेकिन फ्रैंकलिन की तरह पैदा हुए थे और फ्रैंकलिन की तरह अमेरिकी नागरिक बने। ये सेरेमनी फिलाडेल्फिया में हुई, जहां फ्रैंकलिन आराम करते हैं, उनकी याद में एक शानदार सभा की मौजूदगी में। ये सब बहुत सुंदर था, और मैंने खुद को सच में इतने शानदार और सही सेरेमनी का माध्यम बनने का सौभाग्य पाया। सेंट एंड्रयूज़ के प्रिंसिपल डोनाल्डसन जब इसके बारे में सोचे, तो वे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। सेंट एंड्रयूज़ के स्टूडेंट्स की मेरी एकमत प्रतिक्रिया बिना किसी मुकाबले के दूसरे टर्म के लिए बहुत तारीफ की गई, और मुझे रेक्टर की रातें पसंद थीं, जब स्टूडेंट्स उन पर अपना दावा करते थे। नहीं, फैकल्टी के सदस्य को बुलाया जा रहा था। हमारा हमेशा अच्छा समय बीता। पहले वाले के बाद प्रिंसिपल डोनाल्डसन ने मुझे सेक्रेटरी का फैसला सुनाया। रेक्टर फलान ने हमसे बात की। रेक्टर फलान ने हमसे बात की, दोनों ने प्लेटफॉर्म से। मिस्टर कार्नेगी हमारे सर्कल में बैठे और हमसे बात की। हमारे अपने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मदद का सवाल अक्सर मेरे मन में आता था, लेकिन मेरा मानना था कि हमारी मुख्य यूनिवर्सिटी, जैसे हार्वर्ड और कोलंबिया, जिनमें 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट थे, काफ़ी बड़ी थी, कि और ग्रोथ ठीक नहीं थी, कि छोटे इंस्टीट्यूशन, खासकर कॉलेज को मदद की ज़्यादा ज़रूरत थी, और उनकी मदद करना सरप्लस पैसे का बेहतर इस्तेमाल होगा। इसलिए मैंने बाद में खुद को इन्हीं तक सीमित रखा, और मुझे खुशी है कि यह समझदारी थी। बाद में हमने पाया कि मिस्टर रॉकफेलर का शानदार एजुकेशनल फंड, डी जनरल एजुकेशन बोर्ड, और हम इस फ़ायदेमंद फ़ील्ड में बिना किसी सलाह के काम कर रहे थे, जिसके कभी-कभी बुरे नतीजे भी मिलते थे। मिस्टर रॉकफेलर चाहते थे कि मैं उनके बोर्ड में शामिल हो जाऊं, और मैंने ऐसा किया। जल्द ही यह पाया गया कि सहयोग हमारे आपसी फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा है, और अब हम मिलकर काम करते हैं। कॉलेजों को देने में मेरे कई दोस्त, मेरे पार्टनर चार्ली टेलर को भी सम्मानित किया गया है। डिकिंसन कॉलेज में कॉनवे हॉल का नाम मॉन्क्योर डी कॉनवे के नाम पर रखा गया था, जिनकी ऑटोबायोग्राफी जो हाल ही में पब्लिश हुई है, को एथेनियम लिटरेचर कहता है। इसमें लिखा है, ये दोनों वॉल्यूम टेबल पर रखे हैं, जो ऑटोबायोग्राफिकल कचरे के ढेर के बीच रत्नों की तरह चमक रहे हैं, जिनसे वे घिरे हुए हैं। ये उस व्यक्ति के लिए काफ़ी इशारा करने वाला है जो ढेर में और कुछ जोड़ रहा है। मिस्टर कॉनवे की ऑटोबायोग्राफी का आखिरी चैप्टर इस पैराग्राफ के साथ खत्म होता है, शांति की प्रार्थना करो, हे मेरे पाठक, जिनसे मैं अब अलग हो रहा हूँ। शांति की प्रार्थना गरजने वाले बादलों से नहीं, बल्कि हर उस आदमी, औरत, बच्चे से करो जिससे तुम मिलोगे। सिर्फ ये प्रार्थना मत करो, हमारे समय में शांति दो, बल्कि इसका जवाब देने में अपना हिस्सा निभाओ। तब कम से कम, भले ही दुनिया में लड़ाई हो, तुम्हारे अंदर शांति होगी। मेरे दोस्त ने हमारी सबसे गहरी बात पर उंगली रखी है। ये शर्म की बात है। सभ्य देशों के बीच इसे जल्द ही खत्म कर देना चाहिए। ओहायो के कैनियन कॉलेज में स्टैंटन चेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडविन एम स्टैंटन की याद में शुरू की गई थी, जिन्होंने पिट्सबर्ग में एक लड़के के तौर पर मेरा स्वागत किया था जब मैं उन्हें टेलीग्राम देता था, और वॉशिंगटन में भी जब मैं सेक्रेटरी स्कॉट्स का असिस्टेंट था, तो वे हमेशा मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे। क्लीवलैंड की वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में हैना चेयर, ब्राउन यूनिवर्सिटी में जॉन हे लाइब्रेरी, हैमिल्टन के लिए दूसरा एलिहू रूट फंड, वेलेस्ली के लिए मिसेस क्लीवलैंड लाइब्रेरी। इन दोस्तों के नाम पर इनका नामकरण करके मुझे खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि और भी लाइब्रेरी बनेंगी, उन लोगों की याद में जिन्हें मैंने जाना, पसंद किया और सम्मान दिया। मैं यह भी चाहता था कि मेरे तोहफ़ों से एक जनरल डॉज़ लाइब्रेरी और एक गेली लाइब्रेरी बनाई जाए, लेकिन इन दोस्तों को अपने-अपने ऑल्मा मेटर्स से ये सम्मान पहले ही मिल चुका था। हैमिल्टन कॉलेज को मेरा पहला गिफ्ट एलिहू रूट फाउंडेशन नाम का था, लेकिन हमारे सभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में सबसे काबिल, और प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट की राय में वे अब तक के सबसे समझदार आदमी थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉलेज अधिकारियों को इस बात का ज़िक्र नहीं किया। जब मैं इस लापरवाही के साथ उनके पास गया, तो उन्होंने हँसते हुए जवाब दिया,
ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आप हमें जो अगला गिफ्ट देंगे, उसमें मैं आपको धोखा नहीं दूँगा। और दूसरे गिफ्ट से यह कमी पूरी हो गई। लेकिन मैंने ध्यान रखा कि यह मामला सीधे उन्हें ना सौंपूं। हैमिल्टन का रूट फंड अब इतना मजबूत हो गया है कि उसे खत्म करना उनके बस की बात नहीं है। रूट एक महान आदमी है और जैसा कि सिर्फ महान लोग ही होते हैं, वे अपनी सादगी में कमाल के हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ऐलान किया कि अगर इससे रूट के प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन की कामयाबी पक्की हो जाती है, तो वे व्हाइट हाउस से कैपिटल तक अपने हाथों और घुटनों के बल चलेंगे। उन्हें कमज़ोर माना जाता था क्योंकि वे कॉरपोरेशंस के लिए काउंसलिंग कर रहे थे और कॉरपोरेशंस में बोलने और लोगों को भड़काने की बहुत कम क्षमता थी और आम लोगों के कान भरने के लिए एक मामूली शांत राजनेता की बहुत ज़्यादा क्षमता थी। पार्टी ने बेवकूफ़ी में रूट का जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। हैम्पटन और टस्केगी इंस्टीट्यूट्स के साथ मेरा कनेक्शन, जो उस रंगीन नस्ल को ऊपर उठाने को बढ़ावा देते हैं जिसे हमने पहले गुलामी में रखा था, संतुष्टि और खुशी का एक जरिया रहा है। और बुकर वॉशिंगटन को जानना एक बहुत कम मिलने वाली खास बात है। हम सभी को उस आदमी को सलाम करना चाहिए जिसने न सिर्फ खुद को गुलामी से निकाला, बल्कि अपनी जाति के लाखों लोगों को सभ्यता के ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। टस्केगी को मेरे $6 लाख के तोहफे के कुछ दिनों बाद मिस्टर वॉशिंगटन मुझसे मिले और पूछा कि क्या उन्हें एक सुझाव देने की इजाज़त दी जा सकती है। मैंने कहा, ज़रूर। आपने मेहरबानी करके बताया है कि उस फंड से कुछ रकम मेरे और मेरी पत्नी के भविष्य के गुजारे के लिए अलग रखी जाए और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन मिस्टर कार्नेगी, यह रकम हमारी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा है और मेरी जाति को ये एक बहुत बड़ी दौलत लगेगी। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं अब एक गरीब आदमी नहीं रहा जो पैसे बचाने के बारे में सोचे बिना अपनी सेवाएं दे रहा था। क्या आपको उस क्लॉज को बदलने, रकम हटाने और उसकी जगह सिर्फ सही इंतजाम रखने में कोई एतराज़ होगा? मैं ट्रस्टियों पर भरोसा करूंगा, मिसेस वॉशिंगटन, और मुझे बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने वैसा ही किया और डीड अब वैसी ही है। लेकिन जब मिस्टर बाल्डविन ने ओरिजिनल लेटर मांगा था कि उसे सब्स्टिट्यूट लेटर से बदला जा सके, तो उन्होंने मुझे बताया कि उस नेक इंसान ने एतराज़ किया। उनके नाम का वह डॉक्यूमेंट हमेशा संभाल कर रखा जाना था और आगे भी दिया जाना था, लेकिन वह उसे एक तरफ रख देंगे और सब्स्टिट्यूट लेटर को फाइल में रहने देंगे। यह उनकी जाति के लीडर के कैरेक्टर का इशारा है। इससे ज़्यादा सच्चा, इतना खुद को कुर्बान करने वाला हीरो कभी नहीं हुआ। एक ऐसा इंसान जिसमें सभी खूबियाँ हों, ऐसी पवित्र और नेक आत्माओं को जानना ही बेहतर बनाता है। इंसानी फितरत अपने सबसे ऊंचे टाइप में धरती पर पहले से ही डिवाइन है। अगर यह पूछा जाए कि हमारे ज़माने का या पिछले ज़मानों का भी कौन सा आदमी सबसे नीचे से सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा है, तो जवाब बुकर वॉशिंगटन ही होगा। वह गुलामी से उठकर अपने लोगों की लीडरशिप तक पहुंचे, एक मॉडर्न मूसा और जोशुआ का मिला जुला रूप जो अपने लोगों को आगे और ऊपर दोनों तरफ ले जा रहे थे। इन संस्थानों के सिलसिले में मैं उनके अधिकारियों और ट्रस्टियों के संपर्क में आया। हैम्पटन के प्रिंसिपल हॉलिसबी, फ्रिसेल, रॉबर्ट सी, ऑगडेन, जॉर्ज फोस्टर पीबॉडी, वी एवरिट मैसी, जॉर्ज मैकनेनी और विलियम एच बॉल्डविन जैसे लोग जो हाल ही में हमसे दूर हो गए। अफसोस, जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, उन्हें करीब से जानना एक आशीर्वाद था। कूपर यूनियन, मैकेनिक्स एंड ट्रेड्समैन सोसाइटी और असल में हर वह संस्था जिसमें मेरी दिलचस्पी हुई, वहाँ कई ऐसे पुरुष और महिलाएं दिखे जो अपना समय और सोच खुद को खत्म करने वाले बुरे मकसद के लिए नहीं, बल्कि ऊंचे आदर्शों के लिए लगा रहे थे, जिनका मतलब था अपने कम किस्मत वाले भाइयों को राहत देना और उनका भला करना। चर्चों को ऑर्गन देने का मेरा काम मेरे करियर की शुरुआत में ही शुरू हो गया था। मैंने एलेगेनी में स्वीडनबोर्गियन चर्च के 100 से भी कम सदस्यों को ऑर्गन दिया था, जिसे मेरे पिता पसंद करते थे, जबकि मैंने बहुत कम लोगों के लिए एक नया चर्च बनाने में मदद करने से मना कर दिया था। जल्द ही दूसरे चर्चों से भी एप्लीकेशन आने लगी, पिट्सबर्ग के बड़े कैथोलिक कैथेड्रल से लेकर गांव के छोटे चर्च तक, और मैं व्यस्त रहता था। हर चर्च को एक बेहतर ऑर्गन की ज़रूरत लग रही थी और चूंकि नए इंस्ट्रूमेंट की पूरी कीमत चुका दी गई थी, इसलिए पुराने वाले से साफ मुनाफा हुआ। कुछ लोगों ने बहुत छोटे चर्चों के लिए ऑर्गन ऑर्डर किए जो लगभग बांटते थे।
राफ्टर्स जैसा कि स्वीडनबोर्गियंस को दिए गए पहले ऑर्गन के मामले में हुआ था। दूसरों ने अप्लाई करने से पहले ऑर्गन खरीदे थे, लेकिन अमाउंट को कवर करने के लिए हमारा चेक वेलकम था। आखिरकार, हालांकि देने का एक सख्त सिस्टम डेवलप किया गया। एक प्रिंटेड शेड्यूल जिसमें कई सवालों के जवाब देने होते हैं। अब एक्शन लेने से पहले भरकर वापस करना होता है। डिपार्टमेंट अब पूरी तरह से सिस्टमैटिक है और बहुत अपने पाप में एक पार्टनर चाहिए, और इसलिए हर मंडली से कहा कि वे चाहे गए नए ऑर्गन का आधा हिस्सा दें। इस बेसिस पर ऑर्गन डिपार्टमेंट अभी भी काम कर रहा है और अच्छा बिजनेस कर रहा है। ऑनर्गन की डिमांड बेहतर ऑनर्गन अभी भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा बढ़ती आबादी के लिए कई नए चर्चों की ज़रूरत है और ये ऑनर्गन ज़रूरी है। मुझे इसका कोई अंत नहीं दिखता। बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स की आधी कीमत मंडली से लेने से ज़रूरी और सही खर्च का भरोसा मिलता है। अपने अनुभव से मुझे लगता है कि सभा के लिए सर्विस में बीच-बीच में पवित्र संगीत सुनना और फिर धीरे-धीरे ऐसे उपदेशों के बाद, जो अक्सर हमें स्वर्ग के पिता के बारे में बहुत कम दिखाते हैं, श्रद्धा जगाने वाले ऑर्गन की धुनों पर ध्यान देना फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि ऑर्गन्स पर खर्च किया गया पैसा सही जगह खर्च हुआ है, इसलिए हम ऑर्गन डिपार्टमेंट जारी रखते हैं। मेरे सभी परोपकारी कामों में से मेरा प्राइवेट पेंशन फंड मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रिटर्न देता है। कोई भी संतुष्टि उस एहसास के बराबर नहीं है कि आपको बुढ़ापे में ऐसे लोगों को आरामदायक हालात में रखने की इजाज़त मिली है, जिन्हें आप लंबे समय से दयालु, अच्छे और हर तरह से लायक मानते हैं, लेकिन जिनकी अपनी कोई गलती नहीं है। उनके पास सम्मान से जीने के लिए सिर्फ अपने गुजारे की चिंता किए बिना काफ़ी साधन नहीं है। मामूली रकम इस आज़ादी को पक्का करती है। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि कितने सारे लोग थे जिन्हें खुशी और दुख भरे बुढ़ापे के बीच फ़र्क करने के लिए किसी मदद की ज़रूरत थी। बिज़नेस से मेरे रिटायरमेंट से पहले भी ऐसे कुछ मामले सामने आए थे और मुझे इससे मीठी संतुष्टि मिली। मैंने कभी भी एक भी ऐसे व्यक्ति को पेंशन लिस्ट 54 में नहीं रखा जो पूरी तरह से मदद का हकदार ना हो। ये सच में सम्मान और आपसी प्यार की लिस्ट है। सभी लायक हैं। इसके बारे में कोई पब्लिसिटी नहीं होती। कोई नहीं जानता कि किससे गले लगाया जा रहा है। दूसरों से कभी एक शब्द भी नहीं कहा जाता। यह उस सवाल का मेरा पसंदीदा और सबसे अच्छा जवाब है जो मेरे ख़्यालों में कभी नहीं आएगा। मैं दुनिया में ऐसा क्या अच्छा कर रहा हूँ कि मुझे मेरी सारी दया मिल रही है। खैर, पेंशन लिस्ट के प्यारे दोस्त मुझे एक संतोषजनक जवाब देते हैं और ये हमेशा ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास आता है। मुझे ज़िंदगी की दुआओं में अपने हिस्से से कहीं ज़्यादा मिला है, इसीलिए मैं कभी किसी अनजान से कुछ नहीं माँगता। हम यूनिवर्सल कानून के सामने हैं और हमें चुपचाप सिर झुकाकर अंदर के जज की बात माननी चाहिए। कुछ नहीं माँगना चाहिए, किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, बस अपना फ़र्ज़ सही तरीके से निभाना चाहिए। यहाँ या परलोक में कोई इनाम नहीं माँगना चाहिए। सच में, लेने से ज़्यादा देना अच्छा है। ये प्यारे, अच्छे दोस्त मेरे और मेरे लोगों के लिए वैसा ही करेंगे जैसा मैं उनके लिए करता हूँ, अगर हालात उलट होते। मुझे इस बात का यकीन है। मुझे कई कीमती तारीफ़ें मिली हैं। कुछ तो मुझसे कहते हैं कि वे हर रात अपनी दुआओं में मुझे याद करते हैं और मुझसे हर दुआ माँगते हैं। अक्सर मैं बदले में अपनी असली फीलिंग्स बताने से खुद को रोक नहीं पाता। प्लीज़ मत करो, मैं कहता हूँ। मेरे लिए और कुछ मत माँगो। मुझे पहले ही अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा मिल चुका है। मेरे केस पे बैठने वाली कोई भी फेयर कमेटी पहले से मिली आधी से ज़्यादा नेमतें छीन लेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं इनकी सच्चाई महसूस करता हूँ। रेल रोड पेंशन फंड भी कुछ ऐसा ही है। पिट्सबर्ग डिवीज़न के कई पुराने लोगों या उनकी विधवाओं का इससे ध्यान रखा जाता है। ये कई साल पहले शुरू हुआ था और आज जितना बड़ा हो गया है, अब इसका फ़ायदा उन काबिल रेल रोड वालों को मिलता है, जिन्होंने मेरे अंडर काम किया था जब मैं पेंसिल्वेनिया में सुपरिंटेंडेंट था, या उनकी विधवाओं को जिन्हें मदद की ज़रूरत है। मैं तब सिर्फ़ एक लड़का था जब मैं पहली बार इन ट्रेन वालों के बीच गया था और उन्हें नाम से जाना था। वे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। फंड के ज़्यादातर बेनिफिशियरी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। वे मेरे प्यारे दोस्त हैं। हालाँकि मिलों में काम करने वालों के लिए मैंने जो $4 मिलियन का फंड दिया था, स्टील वर्कर्स पेंशन, उसमें सैकड़ों लोग हैं जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा। फिर भी उसमें इतने लोग हैं कि मुझे याद है कि उस फंड को भी मुझ पर अच्छी पकड़ है।